एक सवाल कहा था कल, दो में से एक कहा था। चले ठीक है, अगर वो स्प्रिंग 14 वाला नहीं भी किया कोई बात नहीं, उस जैसे और सवाल कर लिए हूं मैं, वो अगर आप बाद में भी कभी भी ख्याल आ जाए करने का तो ठीक है। वो एक एलिमेंट वाला सवाल किया था, वो उस जैसा पार्ट ए था, और एक डबल एंटीज का फुल फ्लैश सवाल करा दिया, तो वो काफी है। एक पार्ट उसका डबल एंटीज का था और एक पार्ट एलिमेंट जैसा ही था, तो इसलिए अगर वो नहीं भी कर सके कोई बात नहीं। ऑटम 5 कहा था, अगर वो कर सके हो तो। जी मैं बताता हूं, 4 ग्रेड्स थे लेबर के। हो सकता है बिल्कुल लोएस्ट लेवल के वर्कर्स, उनके कोई सुपरवाइजर हों, उनके कोई शिफ्ट सुपरवाइजर हो, इस तरह से 4 तरह के लेबर थे, या जैसे मिस्त्री, मजदूर और कारीगर और इस तरह के ना, तो मुख्तलिफ तरह के लेवल स्किल्स के लोग थे। आगे सवालों में आपको कहीं पर ये नाम भी मिल जाएंगे, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, ये डिसीजन मेकिंग में आएंगे नाम। तो डिफरेंट तरह के लेबर थे, तो उनको ग्रेड 1 2 3 4 कहा हुआ था बस। और प्रोडक्ट्स जो बन रहे थे वो 3 तरह के थे। कंपोनेंट, जिन्होंने भी ये सवाल किया है, 3 तरह के कंपोनेंट्स थे, ए बी और सी। ये चारों लोग मिलके ये तीनों बना रहे थे, या 1 वाले ए बना रहे थे, 2 वाले बी बना रहे थे, 3 वाले सी बना रहे थे और 4 वाले तालियां बजा रहे थे हैं? सब लोग मिलके ये तीनों काम कर रहे थे, ये तीनों प्रोडक्ट्स बना रहे थे। ये जो दूसरे टेबल में दिए हुए हैं, आउटपुट, आउटपुट मतलब यूनिट्स प्रोड्यूस ना, आउटपुट यूनिट्स प्रोड्यूस, तो इन तीनों कंपोनेंट्स के कितने कितने यूनिट्स बने, ये आउटपुट है। और हर एक के लिए कितना टाइम लगना चाहिए था, स्टैंडर्ड मिनट्स पर कंपोनेंट। एक्चुअली कितना लगा वो ऊपर ग्रेड 1 2 3 4 के सामने गिवन है। जहां तक बात है ना वेजेस की और ओवर टाइम की, वो तो चारों के अलग अलग लोग भी हैं, सबके आवर्स भी हैं, सबका रेट भी है, और नॉर्मल वर्किंग वीक के आवर्स भी हैं। तो बेसिक वेजेस और ओवर टाइम, इसमें कोई मसला किसी को है तो जरूर पूछें। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस ग्रुप है चूंकि, तो हमने सारी कैलकुलेशन टोटल के हिसाब से करनी है। तो बेसिक वेजेस, नंबर, हर ग्रेड के नंबर ऑफ लोग हैं, तो नंबर ऑफ लोगों से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्रुप बनता जाएगा। बेसिक वेजेस और ओवर टाइम में जो मसला है, जिसको वो बताएं, मैं समझाता हूं जिन्होंने किया है ट्राई। प्रीमियम वाले, मतलब प्रीमियम वाले मेथड से करें तो ये 50% ऑफ नॉर्मल आवर रेट पे सिर्फ 50% लगाएंगे। हाँ जी, अगर ओवर टाइम प्रीमियम देखें, 2 तरीके थे। एक तरीके ये कहा था टोटल टाइम के ऊपर बेसिक रेट लगा दें और ओवर टाइम के ऊपर ओवर टाइम प्रीमियम लगा दें। जैसे मैं एक ग्रेड का दिखाता हूं करके, ग्रेड 1 बता देता हूं। ग्रेड 1 में लोग कितने, 6, तो 6 लोगों को 38 आवर्स काम करना चाहिए था, नहीं चाहिए नहीं था, नॉर्मल वर्किंग आवर्स 38 है, जबकि इन्होंने किया कितना, तो ये उनके नॉर्मल वर्किंग आवर्स, ये ओवर टाइम, ये कितने बने 228 240। 2 तरीके मैंने ओवर टाइम के बताए में, इनका रेट कितना है, वेज रेट 40। मैंने आपको 2 तरीके बताए में, एक तरीका बताया हुआ है कि आप इस 228 पे नॉर्मल वाला रेट लगा लें और इस 12 के ऊपर हायर वाला रेट लगा लें, 50% है ना बेस ओवर टाइम। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि पूरे 240 के ऊपर बेसिक रेट लगा लें और 12 के ऊपर ओवर टाइम प्रीमियम लगा लें। ये दोनों तरीके ठीक हैं। मुझे लगता है कि ज्यादा लोग ये फॉलो करते हैं, तो ठीक है ये कर लें, आंसर आपका सेम आएगा। पीछे ऐसे हुआ हुआ है, आंसर दोनों का सेम बनेगा, आंसर दोनों का सेम आएगा। तो चारों ग्रेड्स के बेसिक वेजेस और ओवर टाइम कैलकुलेशन जिन लोगों ने भी ट्राई की सवाल, जिन लोगों ने, किन लोगों ने, किन किन लोगों ने किया है सवाल, चले ठीक, इतने सारे रश में बाकी तो छुप ही जाएंगे, बाकी ने ट्राई किया होगा है ना। ग्रेड 1 2 3 4 बेसिक वेजेस और ओवर टाइम में मसले नहीं। बोनस समझाता हूं, बोनस मिलना है 75% ऑफ नॉर्मल आवर्ली रेट, ठीक है, लेकिन हर ग्रेड का वेज रेट अलग है। तो जब हर ग्रेड का वेज रेट अलग है तो फिर टाइम सेव्ड भी अलग निकालना पड़ेगा।
कंपोनेंट ए के कितने यूनिट्स बने? 444, 900, 480। स्टैंडर्ड आवर्स, इनके लिए कितना टाइम लगना चाहिए था? 30 मिनट्स हैं, तो मतलब आधा घंटा। हाँ ना, पर यूनिट तो कंपोनेंट एबीसी है ना। उसको सर ऐसे मतलब समझ आती है कि 444 बनाने के लिए नहीं, पर कंपोनेंट, पर यूनिट लिखा हुआ तो मतलब आसानी से समझ आ जाती है कि 444 यूनिट्स के लिए। अच्छा, मतलब 444 सारे के सारे 30 मिनट्स में बनने चाहिए थे, मतलब पर कंपोनेंट। अच्छा पर यूनिट से नहीं, कंपोनेंट सिर्फ इसलिए कहा हुआ है कि कंपोनेंट ए का पर कंपोनेंट यानी पर यूनिट ही है ये, कंपोनेंट ए के एक यूनिट के लिए। अच्छा, ऐसे ये लग रहा है कि ए के 444 यूनिट्स 30 मिनट में बनने चाहिए थे हैं? नहीं, ये जो कंपोनेंट ए के 444 यूनिट्स बनाए हैं, तो पर यूनिट ये 30 है। कितने? 222। फिर दूसरे के लिए 54 है, 54। अच्छा, जिनको 0.9 नहीं समझ आया कोई बात नहीं, 54 over 60, 30 by 60, 810, 66 by 60, 480, 5 to 8, 1560। इतने स्टैंडर्ड आवर्स टोटल लगने चाहिए थे। हर कंपोनेंट का अलग अलग क्यों नहीं कर रहा मैं, इनको टोटल क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये सब लोग मिलके तीनों कंपोनेंट्स बना रहे हैं। या तो ऐसा हो ना कि इन लोगों ने ए बनाया था, इन्होंने बी और इन्होंने सी, फिर तो हम अलग अलग करें। ये सब लोग मिलके सारे बना रहे हैं। और टाइम सेव्ड भी क्या ऐसी बात की है कि कंपोनेंट ए के लिए बोनस और है, कंपोनेंट बी के लिए और है, सबके लिए सेम है। सब लोग मिलके सारे कंपोनेंट्स बना रहे हैं, तो इन सारे यूनिट्स बनाने के लिए इतने आवर्स लगने चाहिए थे। और एक्चुअल आवर्स ये आपको ये तो मैंने अभी सिर्फ ग्रेड 1 लिखा है 240, बाकियों के भी टोटल करेंगे तो वो 1200 बन जाएंगे। तो 1200 आवर्स एक्चुअली लगे, तो 360 आ गए टाइम सेव्ड। लेकिन इस 360 पे बोनस कौन सा लगना है, वो हर ग्रेड का अलग अलग लगना है। तो अब इसको हर ग्रेड में बांटना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने लिखा हुआ है कि आप इसको बांट दें हर ग्रेड ने जितने वार वर्क किया उस रेशो में। ग्रेड 1 के टोटल आवर्स कितने, ये तो मैंने निकाल दिए अभी, 240। ग्रेड 2 के 75, ग्रेड 3 के 44, तो इस 360 को इस रेशो में बांटना है। अब हर ग्रेड के टाइम सेव्ड आ गया, तो उसका बेसिक रेट इंटू 75% लग जाएगा। ये बोनस ऐसे निकालना था। अच्छा, अब देखें, ये जो तरीका आप लोगों को मैंने ये वाला बताया, ये इसलिए बताया था कि रिक्वायरमेंट में क्या पूछा हुआ है, बेसिक पे, ओवर टाइम, प्रीमियम। उसने नाम लेके पूछा है, इस तरीके से करें, इसलिए ये भी बताया था मैंने जरूरी। तो ओवर टाइम प्रीमियम नाम लेके पूछा है उसने। और वैसे तो सारे ही बता दिया मैंने, और फिर भी बताएं इसमें जिन लोगों ने किया है क्या इंसेंटिव, कौन सा इंसेंटिव? ग्रुप इंसेंटिव स्कीम, तो ये बोनस ही है ना। नहीं, वो तो जुमले को उसने आगे बढ़ाया है। उसने कहा ग्रुप इंसेंटिव स्कीम इज ऑपरेशन है एंड बोनस पे होता है इतना, तो ये तो उसी को आगे बढ़ाई है बात। ऑटम 5 में और कोई सवाल? डन। वेजेस कैलकुलेशन डन, इनकी डबल एंट्रीज डन। तीसरा हिस्सा क्या किया था मैंने इस चैप्टर का? डिसीजन मेकिंग। जी 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 जी। अच्छा, वो अलग से पूछे ना, या मैं भी ये सवाल पूरा कर दूं तो फिर पूछे ना। मैंने इस चैप्टर का तीसरा हिस्सा बनाया था डिसीजन मेकिंग।
अच्छा, हमने ना एक ग्रिड पढ़ना है सेपरेट डिसीजन मेकिंग का। आपके सिलेबस का तीसरा ग्रिड है, उसमें डिसीजन मेकिंग है। एक दफा का जिक्र है, मैंने सिलेबस के ग्रिड बांटे थे, नहीं बांटे थे? नहीं, कागज नहीं बांटा था क्लास में, बांटा था यार, बांटा होगा यार, नहीं बांटा था? अच्छा हाँ, वो हुआ ये था कि आपका जो टीए था ना, वो टीए अचानक चला गया था, और फिर जो दूसरा टीए आया था वो मुझे याद नहीं रहा कि उसने बांटे कि नहीं बांटे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए, वैसे भी करना क्या था आपने उसका, मैं दे देता हूँ जनाब, अभी दे देता हूँ, अभी के अभी। बल्कि नहीं, अब जिन टीएस को देना है वो भी सारे छोड़ गए हैं। है जी, हाँ, भी मुझे लगता तो कोई और मिला के कि मैं टीए हूँ आपका। अच्छा, बहरहाल चलें, तीसरा ग्रेड है, तीसरा ये मैं देखता हूं कि आपको व्हाट्सएप में भिजवा दूं या फोटोकॉपी दिलवा दूं। चलें, फोटोकॉपी दिलवा देता हूं, आपने रखना तो है नहीं संभाल के, फोटोकॉपी दिलवा देता हूं। अच्छा भाई, इतना बड़ा मसला नहीं है ये। तीसरा ग्रेड है डिसीजन मेकिंग का, और वो कॉस्ट का एंड पे ही पढ़ा जा सकता है, क्योंकि उसके लिए जो लेवल चाहिए वो आपका लेवल बाद में बनेगा। तो एक सेपरेट ग्रिड है डिसीजन मेकिंग का, नाम से क्या लग रहा है, डिसीजन मेकिंग, कोई फैसला करना होगा। वो जो सेपरेट ग्रिड है डिसीजन मेकिंग का, वो तो चलो सेपरेट चीज है, उसमें सेपरेट तरह के डिसीजन हैं, लेकिन सवाल की कैलकुलेशंस, सारा डाटा, उसको देख के पता चल रहा होगा कि लेबर का सवाल है, लेकिन रिक्वायरमेंट में कोई डिसीजन करवाया हो, उसको मैं इस पार्ट में रख रहा हूं। जैसे जो एक दिन वो ग्रुप बोनस वाला सवाल किया था, उसमें उसने पूछा भी था डिफरेंस का रीजन क्या है। हो सकता है कि सवाल पूछा होता वही बोनस वाला जो हम बोनस करते हैं, टाइम सेव्ड, वीकली बेसिस और डेली बेसिस। हो सकता है वो सवाल पूछता कि कैलकुलेट फलाना फलाना एंड एडवाइज कि कौन सी वाली ऑप्शन कंपनी को चूज करनी चाहिए, तो ये डिसीजन मेकिंग बन जाती। तो डिसीजन मेकिंग का पार्ट मैं उन सवालों को कह रहा हूं कि जिसमें सवालों की कैलकुलेशन से पता चले कि है लेबर चैप्टर का सवाल, लेकिन रिक्वायरमेंट में कुछ ना कुछ डिसीजन करवाया हो, इसको मैं डिसीजन मेकिंग कह रहा हूं। चले, इतनी बात तो लिखे ना अपने अल्फाज में कि लेबर चैप्टर का सवाल होगा, यानी सवाल में डाटा कैलकुलेशंस ये सारी इस चैप्टर की होंगी, लेकिन रिक्वायरमेंट में कुछ ना कुछ डिसीजन करवाया हो, उसको मैं इस पार्ट में कवर कर रहा हूं। सवाल की कैलकुलेशन से पता चलेगा कि लेबर का सवाल है, क्योंकि मेनली कैलकुलेशन चीजें ही सारी वही होंगी, बोनस वगैरह, लेकिन रिक्वायरमेंट में कोई डिसीजन करवाया होगा, तो उसको मैं चैप्टर के इस हिस्से में कवर कर रहा हूं। तरीका क्या होगा, मतलब डिसीजन रूल क्या रखें हम, कौन सी ऑप्शन बेहतर है जिसमें कंपनी का फायदा ज्यादा होगा, या तो ऐसे कह लें कि जिन ऑप्शंस में अगर हर ऑप्शन में प्रॉफिट आ रहा है तो कौन सी ऑप्शन बेहतर होगी जिसमें ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, और अगर हर ऑप्शन है ही खर्चे का कि लेबर को इतने पैसे दे लें कितने पैसे दे लें, तो जिसमें कम खर्चा आ रहा होगा। बस यही है डिसीजन रूल। ये भी लिख लें, डिसीजन रूल लिख लें कि जिन ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे हैं, अगर सारी ऑप्शंस प्रॉफिटेबल हैं तो उस ऑप्शन को चूज करेंगे जिसमें प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, और अगर सवाल में जितनी ऑप्शन है वो हैं ही सारे खर्चे खर्चे बस। दोबारा सुने, इस हिस्से में, इस चैप्टर के, मैं किस टाइप के सवाल कवर करूंगा, मतलब ये चैप्टर मैंने इस टुकड़ों में तोड़ा इसलिए है ताकि आपका ध्यान इस तरफ जाए डिसीजन मेकिंग के सवाल में क्या है, किनको रहा हूं। जो सवाल तो लेबर का है, ताकि मैं इस चैप्टर में उसको डाल सकूं। सवाल लेबर का है, कैसे पता सवाल लेबर का है, सारी वर्किंग कैलकुलेशन है ही लेबर की, बोनस कैलकुलेट कराया होगा, ओवर टाइम कैलकुलेट कराया होगा, मेनली वो होगा ही लेबर का सवाल। अच्छा, उस सवाल में हो सकता है कोई मटेरियल कॉस्ट भी आ जाए, कोई ओवरहेड भी हो सकता है साथ मिक्स हो जाए, लेकिन सवाल को देख के लगेगा कि ये लेबर का सवाल है, दिल से बात आएगी लेबर का सवाल है, तो उसको मैं इस चैप्टर में ला रहा हूं। लेकिन इस हिस्से की अलग हेडिंग क्यों दी, क्या खास बात होगी उन सवालों में? रिक्वायरमेंट में कोई डिसीजन करवाया होगा,
पूछा होगा कि कंपनी फॉलोइंग ऑप्शंस पे गौर कर रही है, बताएं कौन सी ऑप्शन बेहतर है, तो ये डिसीजन हो गया ना। तो कोई ना कोई डिसीजन करवाया होगा, उन सवालों को मैं इस हिस्से में ला रहा हूं। तो सवाल सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, डिसीजन रूल कह रहा हूं। तो हम हर ऑप्शन सॉल्व करेंगे और फाइनली डिसीजन पूछा होगा तो कोई जवाब भी तो देना होगा ना, कंक्लूजन। तो किस ऑप्शन को जिताएंगे? अगर हर ऑप्शन को सॉल्व करने में प्रॉफिट निकलता होगा, फिर सुन लें सारे के सारे, वक्त में होश में नहीं होते, दोबारा बता रहा हूं मैं। लेबर के चैप्टर के वो सवाल जो होगा लेबर ही का सवाल देख के पहचाना जाएगा कि मेनली ये लेबर का ही सवाल है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट में स्टूडेंट से कोई डिसीजन करवाया होगा, तो उसको मैं इस हिस्से में रख रहा हूं। अब आपको ये बता रहा हूं कि उसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, यानी आपके लिए रूल बता रहा हूं कि करना क्या है। अच्छा, हर ऑप्शन को अलग अलग सॉल्व करेंगे, और फाइनली कंक्लूजन किस ऑप्शन को जिताएंगे। अगर सब ऑप्शन में प्रॉफिट है तो जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है, और अगर सब ऑप्शन है ही खर्चे वाली तो जिसमें कम खर्चा। बस एक सवाल इसका बोर्ड पे कर रहा हूं, एक सवाल होमवर्क दूंगा। नहीं, हाँ जी, मैच है कब? तो कल है ना, तो क्या हुआ है? कितने बजे मैच है? 1 बजे। और कितने बजे तक चलेगा? 5 बजे तक। तो FAR2 की क्लास और कॉस की क्लास हमने तो पढ़नी है। उनका काम वहां पर खेलना है, आपका काम यहां पर खेलना है। तो आपकी अपनी लाइफ है ना यार, वो अपना काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। ये बात निकली। एक सवाल करा रहा हूं, एक सवाल होमवर्क दे रहा हूं, और इसके बाकी कुछ सवाल हैं जो कुछ मुश्किलों की वजह से अभी मैं नहीं करा सकता। वो जब डिसीजन मेकिंग प्रॉपर ग्रिड शुरू कराऊंगा ना, तब उनको दोबारा हाथ डालेंगे। तो अभी एक सवाल क्लास में करा रहा हूं और एक होमवर्क दे दूंगा। बस आप सवाल पढ़ लीजिए। जिन्होंने मेरी PDF फाइल खोली हुई है उसमें से क्वेश्चन नंबर 7, जिरकॉन लिमिटेड। और मैंने इसमें ना वर्डिंग थोड़ी सी चेंज की हुई है क्योंकि कुछ एम्बिग्विटी थी असली सवाल में। ये सवाल असल में है स्प्रिंग 2011 अटेम्प्ट का। जो लोग पास्ट पेपर्स देखा करते हैं उनमें देखना है तो देख लें। स्प्रिंग 11 अटेम्प्ट, स्प्रिंग 11 यानी मार्च 2011, क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें। PDF फाइल में क्वेश्चन 7 है और पैक की बुक में ये होगा पेज 100 पे। पेज 100 पे प्रैक्टिस क्वेश्चन 4। इसमें ना मैंने ऑप्शन 2 की वर्डिंग को थोड़ा इंप्रूव किया हुआ था क्योंकि ये जो वर्डिंग लिखी हुई थी इसको और एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी थी मुझे, तो मैंने इसकी वर्डिंग को चेंज किया हुआ था। अच्छा, इस टाइम जो सवाल आया ना इस दफा, वो इसी को देख के चेंज करके बनाया गया था। ये स्प्रिंग 11 का सवाल, इस टाइम में जो सवाल आया वो इसी को देख के मुतासिर था सवाल। पढ़ ले सवाल मैं करता हूँ। पैक की बुक में इसकी अटेम्प्ट नहीं लिखी हुई। स्प्रिंग 11 अटेम्प्ट है, क्वेश्चन 3 और 15 नंबर का सवाल था ये। पेज नंबर 100 है जी पैक की बुक में। अब इतनी सारी लोकेशन बता दी है मैंने। जिन्होंने पैक की बुक में देखना है पेज 100 पे देख लें, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3। जिन्होंने जो PDF फाइल मैंने दी है उसमें देखना है, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 है। जिन्होंने पास्ट पेपर्स की किसी भी बुक में देखना है उसमें स्प्रिंग 2011 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 3 था। पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। पार्ट 2 में सर इसको 30 और 12 वो डिवाइड किया होता है। हमने उसे बेसिक वेट हमने उसकी 42 पे दी थी, लेकिन जब हमने टाइम से कंपेयर किया था हमने सर 30 दिया था। सर डायरेक्ट तो वो तो मैंने क्लास में किया था डिस्कस। बोनस निकालने के लिए डायरेक्ट वर्क लेंगे सिर्फ, जिसमें वो प्रोडक्शन कर रहा है।
इनडायरेक्ट वर्क में वो कोई और काम कर रहा होगा, वेज मिलेगी, काम कर रहा है, पैसे मिलेंगे, लेकिन बोनस के लिए सिर्फ डायरेक्ट वर्क। सवाल पढ़ने को कहा है। हाँ जी, पढ़ लें एक बार, तो मैं सवाल समझा के प्लान करके फिर करता हूं बोर्ड पे। ZL फुटबॉल्स बनाता है और लोकल भी बेचता है और एक्सपोर्ट भी करता है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम कंपनीज रिकॉर्ड्स। 250 लोग हैं और एक महीने में 200 घंटे। अच्छा, वर्ड स्टैंडर्ड जो है ना, वो तो किसी भी चीज का स्टैंडर्ड हो सकता है। जैसे स्टैंडर्ड टाइम पाकिस्तान का, स्टैंडर्ड पाकिस्तान का टाइम, या कहने के क्लास का स्टैंडर्ड टाइम 2:30 से 3:45 तक, 3:45 ये स्टैंडर्ड टाइम है। तो स्टैंडर्ड, तो किसी भी चीज का स्टैंडर्ड सेट किया जा सकता है। तो स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर मंथ, ये क्या है? नॉर्मल वर्किंग आवर्स। इसमें कुछ बच्चों को ना स्टैंडर्ड का वर्ड देख के लगता है कि शायद ये वो स्टैंडर्ड आवर्स हैं, वो जो एसएच कैलकुलेट करते हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो उसको तो प्रोडक्ट के साथ रिलेट किया होता कि एक फुटबॉल बनाने का स्टैंडर्ड टाइम इतना है, या 1 घंटे में इतने फुटबॉल बनने चाहिए, तो वो ऐसी बात की होती। जो हम लोग बोनस के लिए एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स लेते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स क्या होते हैं? जितना एक्चुअली काम हुआ, कितना टाइम लगना चाहिए था। तो वो सवालों में 2 तरह से बताया होता है। या तो ये बताया होता है कि 1 यूनिट कितनी देर में बनना चाहिए, जैसे अभी ग्रुप 1 2 3 4 वाले सवाल में 30 मिनट्स, 45 54 मिनट्स। या ये बताया होता है कि 1 घंटे में कितने यूनिट्स बनने चाहिए। ये 2 ही बातें होती हैं। ये नहीं बताया हुआ सेकंड लाइन में। सेकंड लाइन में कहा हुआ है स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर मंथ। वर्किंग आवर्स पर मंथ, तो ये वो है, वो जो 8 घंटे रोज के, 40 आवर्स हफ्ते के, ये वो वाली चीज है। ये नॉर्मल वर्किंग आवर्स दी है हमें। एक्चुअल आवर्स 1 यूनिट को बनाने में लगते हैं 1.5। स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर, ये वो बेसिक वेज रेट है। अब देखिए फिर वर्ड स्टैंडर्ड है, तो लेबर रेट पर आवर दिया हुआ है 42 पर आवर, ये बेसिक वेज रेट है। वेरिएबल ओवरहेड रेट पर लेबर आवर 75, ये वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए एक पर आवर रेट दिया हुआ है, OAR कह लें। वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए एक रेट पर लेबर आवर दिया हुआ है, OAR टाइप चीज समझ लें। ये टेबल के अंदर चीजें दी हुई हैं। नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स 250 लोग हैं पूरी फैक्ट्री में। नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर मंथ, एक महीने के नॉर्मल वर्किंग आवर्स 200 हैं। जैसे पहले सवालों में वर्किंग आवर्स 40 पर वीक, या पिछले सवाल में 38 पर वीक, या पर डे 8, ये वो वाली चीज है। एक्चुअल आवर्स पर यूनिट, 1 यूनिट, एक फुटबॉल 1.5 घंटे में बनता है कि बनना चाहिए? एक्चुअल आवर्स पर यूनिट, एक्चुअल आवर्स पर यूनिट बनता इतने में। लेबर रेट पर आवर, ये बेसिक वेज रेट है। वेरिएबल ओवरहेड रेट पर लेबर आवर, ये FOH है, OAR। ये टेबल का डाटा है। उसके बाद कंपनी हर महीने 40,000 फुटबॉल्स बनाती है और ओवर टाइम जो पे किया जाता है वो 75% ओवर एंड अबव स्टैंडर्ड वेज रेट। ये क्या चीज है? वो जो ओवर टाइम बताया होता है ना, बेसिक प्लस इतना, तो ये वो बेसिक प्लस 75% है। क्योंकि 75% ओवर एंड अबव, यानी बेसिक प्लस 75%, तो ये ओवर टाइम बताया हुआ है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट को फिक्र ये हो रही है कि हम प्रोडक्शन एफिशिएंसी किसी तरह से बढ़ाएं और कन्वर्जन कॉस्ट किसी तरह से कम करें। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट लेबर और FOH। टाइम कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, और कन्वर्जन कॉस्ट होती है डायरेक्ट लेबर और FOH। तो मैनेजमेंट को फिक्र हो रही है कि किसी तरह से प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़े, लोग ज्यादा बेहतर काम करें और कन्वर्जन कॉस्ट कम हो। इसलिए उन्होंने सोचा है कि कुछ इंसेंटिव प्लान्स देने चाहिए। द प्रोडक्शन मैनेजर हैज सजेस्टेड द फॉलोइंग ऑप्शंस टू द मैनेजमेंट। ऑप्शन 1 है कुछ और कुछ ऑप्शन 2 है रिक्वायर्ड। इवैल्यूएट द अबव ऑप्शंस
इन कंट्रास्ट विद एग्जिस्टिंग स्कीम। इसका क्या मतलब है कि जो अभी इस वक्त एग्जिस्टिंग चल रहा है, एग्जिस्टिंग क्या चल रहा है, वो बोनस है। यानी एग्जिस्टिंग बस इतना चल रहा है कि जितना भी वो काम करते हैं उसकी उनको बेसिक वेजेस मिलती हैं और ओवर टाइम मिलता है। अब मैनेजमेंट ने सोचा है कि कुछ इंसेंटिव्स भी देने चाहिए, उसके लिए ऑप्शन 1 और 2 आई है। तो रिक्वायरमेंट में कहा हुआ इवैल्यूएट द अबव ऑप्शंस। कौन सी अबव ऑप्शंस? ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 इन कंट्रास्ट विद एग्जिस्टिंग स्कीम, जो अभी एग्जिस्टिंग चल रहा है, एंड एडवाइज द मैनेजमेंट अबाउट द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन। ये मैंने साथ खुद ऐड किया है फॉर प्रोडक्शन ऑफ 40,000 फुटबॉल्स, क्योंकि क्लास में सवाल कराया करता था तो बच्चे कहते थे जी कितने यूनिट्स बनाने, आल्दो के लिखा हुआ है कंपनी मैन्युफैक्चर्स 40,000 फुटबॉल, लेकिन रिक्वायरमेंट में बच्चे कंफ्यूज होते थे तो मैंने फिर ये वर्ड खुद ऐड किया हुआ है। अदरवाइज असल सवाल में इकोनॉमिकल ऑप्शन फुल स्टॉप। तो क्या करना है सवाल में, ये सवाल इस कैटेगरी का है ना, क्योंकि आपसे एडवाइस पूछी हुई है। तो हमें तीनों ऑप्शंस के ऊपर जो जो कुछ भी सवाल में है वो तीनों ऑप्शंस में कैलकुलेट करना है। तीनों ऑप्शंस यानी एग्जिस्टिंग, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, और कहीं यहां पर सेल्स, कोई इनकम, इस तरह की चीजें हैं। सवाल में है क्या, कौन कौन से एक्सपेंस हैं, लेबर है और एफओएच है। इसीलिए लिखा था कि मैनेजमेंट इस बात पे कंसर्न है कि वो कन्वर्जन कॉस्ट को कम करना चाह रहे हैं। तो सवाल में डेटा ही लेबर और एफओएच का है, तो कौन सी तीनों में से ऑप्शन बेहतर होगी? यानी हमें सवाल कैसे करना चाहिए, तीनों में से हर एक ऑप्शन पे लेबर और एफओएच कैलकुलेट करना चाहिए, और वो ऑप्शन बेहतर होगी है जी जिसमें ये टोटल कॉस्ट कम होगी। ये है सवाल का प्लान। अंग्रेजी जो पढ़ी उसमें जो चीज मैंने बताया है वो देखें, वो बात समझ आती है अंग्रेजी पढ़ के, या मैंने कोई गोली करा दी है? अंग्रेजी पढ़ के देखें, ये बात समझ आ रही है? अच्छा ठीक है, बताता हूं। सवाल को समझने में जो लोग भी जाग रहे हैं, जिंदा हैं, जाग रहे हैं, सवाल को समझने में कोई मुश्किल है तो बताइए, क्योंकि सवाल बेटा जब तक प्लान नहीं करें ना तो फिर सॉल्व कैसे करें? वो तो फिर मैं जो कर रहा हूँ वही देख रहे होंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये जरूरी है जानना। सीखना यही है कि मैं जो कुछ सॉल्व कर रहा हूँ क्यों है ऐसा। 3 ऑप्शंस पे सॉल्व करना है और क्या क्या कैलकुलेट करना है हर ऑप्शन पे, लेबर कॉस्ट और एफओएच। क्यों एफओएच, क्यों? ये तो नहीं उसने कहा कैलकुलेट करें, क्योंकि सवाल में ना जब हमने ऑप्शंस को कंपेयर करना है तो हम देखेंगे हर ऑप्शन में क्या क्या है सवाल में। तो सवाल में है ही 2 खर्चे, एक एफओएच है और एक लेबर है, तो हम हर ऑप्शन पे दोनों कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा हिंट मिला था कि मैनेजमेंट चाह रही है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन को कम करना, तो वो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन की फिगर कर रहे हैं। तो तीनों ऑप्शंस पे हर एक की कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कैलकुलेट करनी है, और तीनों में से जो बेहतर है वो होगी जिसमें कम खर्चा है। ये मैं स्प्रिंग 11 कर रहा हूं सॉल्व, ZL वाला एग्जिस्टिंग करता हूं सॉल्व। एग्जिस्टिंग में लेबर कॉस्ट, नॉर्मल वर्किंग आवर्स, नॉर्मल का रेट अलग, ओवरटाइम का अलग करूं या ओवरटाइम प्रीमियम से करूं? चले अलग, ठीक है बताता हूं। ठीक है, अलग अलग रेट लगा देता हूं। नॉर्मल कितने आवर्स? 200। जब पूरी टीम का सवाल कर रहे हो तो पूरी टीम का सवाल टोटल या एक एक बंदे का? पूरी टीम का। तो 250 लोग मिलके पूरे महीने में 200 आवर्स काम करते हैं, तो टोटल आवर्स क्या बन गए? 50,000 इंटू 42 21 लाख। ओवरटाइम आवर्स कितने हैं? ढूंढे जरा सारे, बाकी भी ढूंढ ले। ओवरटाइम आवर्स ढूंढे। क्या 60? ओवरटाइम पूछ रहा हूं। 10,000। टेबल में लिखा हुआ है कि एक यूनिट बनाने के लिए 1.5 आवर लगता है, लगना चाहिए, स्टैंडर्ड आवर लिखा हुआ है, एक्चुअल लगता है। तो हर महीने जब बनाते हैं 40,000 फुटबॉल्स, तो इसका मतलब है कि 40,000 इंटू 1.5, 60,000 टोटल आवर्स यकीनन काम होता होगा।
तो नॉर्मल अगर 200 इंटू 250 लोग 50,000 है, तो ओवर टाइम कितना होता होगा? इसको मैंने बैलेंस करके निकाल लिया 10,000। तो ओवर टाइम 10,000 आवर्स होते हैं। 10,000 वर्किंग वन से निकाले मैंने इनटू। अच्छा, अगर साल में कहा होता कि ओवर टाइम इज पेड एट बेसिक प्लस 75%, तो इसका क्या मतलब होता कि नॉर्मल आवर्स का 42 है और ओवर टाइम आवर्स का कितना? 70.5। पूछा किसने था? अगर बेसिक प्लस 75% का होता तो नॉर्मल का वेज रेट ये, तो ओवर टाइम 10,000 घंटों का ये होता कि नहीं? पक्की बात है। ये कैसे निकला, या ओवर एंड अबव का क्या मतलब है? अगर प्लस लिखा होता, ये पूछ रहा हूं, तो ऐसे बन जाता है ना। बेसिक प्लस 75% का क्या मतलब है कि बेसिक तो है ही है, उसके अलावा 75% भी है, तो ओवर एंड अबव का भी यही मतलब है। 75% ओवर एंड अबव बेसिक रेट, यानी बेसिक रेट प्लस 75%, तो वो ओवर एंड अबव बेसिक रेट का ये मतलब है। 73.5 कितना हो गया? 7 35,000। ये हो गई लेबर कॉस्ट। और एफओएच कितना? अच्छा, बेशक वो वेरिएबल रेट दिया हुआ है, लेकिन खैर है, आप उस वेरिएबल वाली बात को इग्नोर करें, क्योंकि जब डिसीजन मेकिंग हम पढ़ेंगे ना, तो तब जाके आपको ये बात समझ आएगी कि वेरिएबल क्यों दिया था, फिक्स क्यों नहीं दिया था। अभी फिलहाल वेरिएबल का वर्ड छोड़ दें। एफओएच कैसे कैलकुलेट करूं? 75 पर लेबर आ रहा है, तो 75 इंटू 60 के 50? 60। क्यों 60? क्योंकि एक्चुअल आवर्स इतने लगते हैं। देखें, ओवरहेड्स दिए हुए 75 पर लेबर आवर, तो जितने लेबर आवर्स लगते हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दिया। कितना? 4-5। अभी इस वक्त 40,000 फुटबॉल्स बनाने पे इतने घंटे काम होता है, जिसके लिए इतनी लेबर कॉस्ट आती है और इतना एफओएच लगता है। कितना हो गया? 335। ये है एग्जिस्टिंग जो चल रहा है उस पे कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन।
₹75 पर लेबर आवर, क्या इंटरप्रिटेशन है इसकी? FOH ₹75 पर लेबर आवर, इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है कि 1 घंटा लेबर काम करती है तो ₹75 खर्च होता है, तो टोटल कितना खर्चा होगा? तो जितने एक्चुअल आवर्स काम होता है। एग्जिस्टिंग चलिए इधर जगह इधर करता हूं। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 में ये होगा कि लेबर का जो वेज रेट है ना उसको कर देंगे चेंज, और अब ले आएंगे पीस रेट, और अब इनको पैसे देंगे 72 पर यूनिट। तो अब जब 72 पर यूनिट देंगे तो लेबर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करूं? 72 इंटू 40,000 आवर्स, नहीं 72 पर यूनिट है यानी पर फुटबॉल, तो 40,000 फुटबॉल बनाएंगे तो 40,000 से मल्टीप्लाई कितनी? 2880। और ओवर टाइम कितना? नहीं, इसमें ओवर टाइम नहीं होता, पीस रेट में ओवर टाइम नहीं होता, उसको तो पैसे यूनिट्स के मिल रहे होते हैं। टाइम रेट के अंदर नॉर्मल और ओवर टाइम होता है, पीस रेट में ओवर टाइम नहीं होता, पीस रेट में तो काम के पैसे मिल रहे होते हैं, कितने यूनिट्स बनाए। और ऑप्शन 1 में क्या होगा? FOH होंगे कि नहीं होंगे? हाँ होंगे। कितने होंगे FOH? एफिशिएंसी बढ़ रही है तो अब इनटू 60,000 तो नहीं होगा ना। एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब है कि पहले वो जितने घंटे लगाते थे अब उससे कम लगाएंगे, तो कितने घंटे लगाएंगे अब? हाँ जी, आप कितने घंटे लगाएंगे? करें ट्राई सारे, आप कितने घंटे लगा करेंगे? ट्राई करिए, मैं तो कर ही दूंगा बोर्ड पे, मैं वैसे एक लंबे तरीके से करूंगा इसलिए मैं चाह रहा हूं पहले आप लोग अकल इस्तेमाल करके जो करना चाह रहे हैं वो करें। देखें पहले 60,000 घंटे लगते हैं, हाँ जी ट्राई किया करें यार सारे। कितने? 50। सोल्यूशन देखा 72,000 ज्यादा कर दिया ये तो। 48 52,000 है 50 60 से तो कम ही होंगे क्योंकि एफिशिएंसी उनकी बेहतर हुई है, तो 60 से तो कम, 60 तो पहले लगाते थे, तो 72 तो नहीं होंगे। हम्म 429,000 4 यानी 42,900। अच्छा जी 50,000 49,200 48,000 52,200 और नहीं एक तो सही है इनमें, एक इनमें सही है 45। मैंने कहा इनमें से एक सही है। अच्छा मैं इसका आंसर बिल्कुल कर दूंगा सॉल्व, लेकिन आपको जो चीज करने को कहता हूं ना बेटा, इसलिए कि दिमाग इस्तेमाल करें, आप इन चीजों के रिलेशनशिप पे गौर करें। 48 कैसे? जिसने भी निकाला 48, मैं नहीं कह रहा सही है, वैसे पूछ रहा हूं 48 कैसे? 60,000 को क्या किया? 40 क्या है? अच्छा फुटबॉल 40,000 डिवाइडेड बाय 65% 78%, तो 40,000 क्या है? तो ये आर्स आ गए,
एफिशिएंसी तो जस्ट एक परसेंटेज है, आपने मारी एफिशिएंसी, आप बता दो। चलो उसने एफिशिएंसी मारी, हमने चवल मार दी। 48,000 यूनिट्स है ना, आर थोड़ी है। देखें ये यूनिट्स हैं, इसको आप एक परसेंटेज से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आर थोड़ी बन जाएंगे। 48,000 आर्स निकाला हो किसी ने, बताएं क्या करूं? अच्छा जी, कितने बताओ क्या करूं? 60,000 के 78 कैसे निकाला? कितनी इंक्रीज हुई है? यानी 87, ये कह रहे हैं 13% माइनस करके ये आता है, ये कितना बनता है? अच्छा जी, और बताएं क्या करूं? फिगर बताएं ना क्या करूं? मैं समझाता हूं, भी बड़ा टाइम है हमारे पास, 20 मिनट पड़े, मैं समझाता हूं। 40,000 50,000 क्या है? मंथली आर 50 तो नहीं है, नहीं वो स्टैंडर्ड वाले स्टैंडर्ड मंथली आर नहीं है, वो तो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है, रोज के 8 घंटे वाले। 50 किसने कैलकुलेट किया? कैसे? क्या क्या? 60,000 डिवाइडेड बाय 78। क्यों किया ऐसा? तो 78 से डिवाइड क्यों किया? हाँ जी बताओ। नहीं आपने ये किसी सोच के किया होगा ना इसको अच्छा चलो इसको 65 से मल्टीप्लाई क्यों किया? पहले 65 थी अब 78 है, तो ये तो ऐसे नहीं करना चाहिए था कि पहले 65 था आप 78 हो गए हैं? जो बात आप कह रहे हैं वो तो ये बनती है, ये 65% था तो 78% क्या होगा? तो वो तो ये बनता है। किसका डिफरेंस बताए ना, क्या करूं? 13% क्या करूं फिर उसको? यानी ये ना, फिर आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं ना, तो ये आंसर आएगा। कर लें कितना आया? हाँ तो यही ना, आप ये कह रहे हैं, आप 87% कह रहे हैं ना, आप 60,000 में से 60,000 का 13% माइनस कर रहे हैं, यानी आप ये कह रहे हैं कि 16,000 का 87% ले लें। हाँ ये टाइम जाया करो मैं। हाँ जी, नहीं मैं तो बता, देखें बेटा मैं तो बता ही दूंगा, पेपर तो आपने सॉल्व करना है ना। ये किसी वजह से ही आप लोगों से सारी डिस्कशन कर रहा हूं कि दिमाग तो इस्तेमाल करें। नहीं ठीक है, मैं सवाल सोल्यूशन करके बताता हूं आपको। मैं इसकी वर्किंग 2 करके दे रहा हूं, वर्किंग 2 का आंसर है ये ऐसे बस। तो पूछ रहा हूं तो इसलिए पूछ रहा हूं ना कि आपकी सोच कहां तक जा रही है। देखें जो लोग बिल्कुल बेकार बैठे हैं कि देखते हैं होता क्या है, वो फिर पेपर का सोल्यूशन ही देखा करेंगे, देखते हैं क्या हुआ था हमारे साथ। आप लोगों को कहता हूं करने के लिए तो दिमाग इस्तेमाल किया करें। मैं तो बेटे बता ही दूंगा, लेकिन आपने दिमाग इस्तेमाल करना है, पता चले ना कि सोचना कहां तक जा रहा है, इसलिए कह रहा हूं ये काम करने को। जी चलें बस एक कोई और अगर बता दे तो। हाँ जी 60,000 को क्या करूं बताइए? क्यों किया, ये वजह बताएं इसकी। नहीं एफिशिएंसी रेट तो है ना, 78 होती थी पहले, 65 होती थी, अब 75। इसका एवरेज करें, एवरेज करके क्या आ गया, क्या आता है आंसर? नहीं चले ठीक है मैं बताता हूं। मैंने एक पूरी क्लास इस पे सर्व की थी, परसेंटेजेस किसी तरह से मैं समझा पाऊं बात। जो लोग ये कर रहे हैं ये, यानी 60,000 आवर्स में से 60,000 आवर्स का 13% ले रहे हैं, तो उसमें वो 100 कह रहे हैं 60,000 को या स्टैंडर्ड आवर्स को। ऐसा करने में 100 क्या है, 60,000 का 13%, 60,000।
और अगर ऐसे किसी ने किया हो तो हो सकता है तुक्के में ऐसे हो गया हो, लेकिन जिन्होंने ऐसे किया होगा ना, वो जो सोच रहे होंगे उनको ये सोचना बनता था, शायद ये किसी ने सोचा हो, शायद। मैं पहली दफा इस सवाल को जब खुद पहली दफा देखा था, जब बहुत पहले जब इसको देखना शुरू किया था, मेरे जहन में पहली सोच यही आई थी, पहली सोच कि ये 65% था तो 78 क्या होगा, यूनिटरी मेथड, कि अगर ये 65 था तो 78 क्या होगा। ये किसी ने सोचा ऐसे कि नहीं? लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है बताता हूं। पहले मैं एक लेंथी तरीका, मतलब आपको लेंथी तरीका बताऊंगा, लेकिन जो लोग ये सोच रहे थे उनको बता रहा हूं। जो इसको सोच ही नहीं पा रहे थे, मैं एक लेंथी तरीका बताने लगा हूं ताकि सिस्टमेटिकली तो चले ना। जो उसमें भी क्लिक ना कर पाए मर जाए जाके। जो लोग ये ऐसे सोच रहे थे मैं उनको बता रहा हूं, ये वाली बात बताने लगा। जो इस तरह सोच रहे थे कि ये 65 था तो 78 क्या होगा, तो उसका जवाब यह है कि ये 65 नहीं था, ये 100 था। लेबर एफिशिएंसी रेशियो का फार्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर्स ओवर एक्चुअल आवर्स। तो स्टैंडर्ड आवर्स ओवर एक्चुअल आवर्स का आंसर 65% है, यानी स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स के 65% थे। तो ये 65% नहीं था, ये एक्चुअल था, ये 100 था, सॉरी। अच्छा, जिनको ये बात नहीं समझ आ रही कोई बात नहीं, जो जो इस चीज को सिग्नल कैच कर पा रहे हैं मेनली उनके लिए बात हो रही है। जिन्होंने ऐसे सोचा होगा या मेरे बताने के बाद सोच रहे होंगे, ये बात मैं बेटे उनसे कर रहा हूं। 60,000 को जैसे इन्होंने अगर 65 से डिवाइड और 78 से मल्टीप्लाई किया होगा तो उसके पीछे सोच ये बन सकती है कि ये 65 था, अगर ये 65 था तो 78 क्या होगा, तो 65 से डिवाइड 78 से मल्टीप्लाई। लेकिन ये 65 नहीं था, ये वो एक्चुअल था जिसका 65% स्टैंडर्ड था। ये वो एक्चुअल था जिसके 65% के बराबर स्टैंडर्ड था। अब उनको जब हम वेज रेट चेंज करेंगे तो उनका एक्चुअल टाइम चेंज हो जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम चेंज हो जाएगा। उनको हम लोग वेज रेट बदलने लगे, एक्चुअल टाइम चेंज हो जाएगा। पहले वो 60,000 घंटे लगाते थे, अब 60 से कम लगाएंगे। 60,000 65 नहीं है, 60,000 100 है। 65 स्टैंडर्ड टाइम था, 65 स्टैंडर्ड टाइम था। ये करेंगे तो क्या आएगा, वो क्या चीज होगी, स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम अब भी उतना है, लेकिन अब ये स्टैंडर्ड टाइम नए रिवाइज्ड का 78% हुआ करेगा। तो फिर नया रिवाइज कितना होगा, इसको 78 से क्रॉस अप कर लिया, वो लगा जाके। ये 60,000 65% नहीं है, ये एक्चुअल है, ये 100% है। स्टैंडर्ड इसका 65% होता था, तो अब वो स्टैंडर्ड जो इसका 65 होता था वो अब रिवाइज्ड एक्चुअल का 78 हुआ करेगा। तो 78 से क्रॉस करेंगे तो रिवाइज्ड एक्चुअल आ जाएगा। अच्छा, अब सब आवाम को नसीहत, चूंकि इसमें एफिशिएंसी रेशियो दे दी है तो उसमें आपको एडवाइस ये है कि एफिशिएंसी रेशियो का फार्मूला खोल लें, क्योंकि आपको जब नहीं समझ आ रहा ना कि कहां से कहां पहुंचना है, तो जो कुछ अवेलेबल है सारा नक्शा टेबल पे फैला लें। किसी इन्वेस्टिगेशन, मर्डर इन्वेस्टिगेशन हो रही हो ना, तो डिटेक्टिव क्या करता है, जो जो उसको सबूत मिलते हैं वो सब अपने टेबल पे, बोर्ड पे फैला लेगा। अब वहां से उसको कोई ना कोई लिंक निकलेगा। तो हमें लेबर की एफिशिएंसी रेशियो दी हुई है, एग्जिस्टिंग दी हुई है 65%। ये कैसे निकली होगी, स्टैंडर्ड आवर्स को एग्जिस्टिंग एक्चुअल से डिवाइड किया होगा। ये 65% थी, ये ऐसे निकली होगी कि स्टैंडर्ड आवर्स को 60,000 से डिवाइड किया होगा। आप चाहे 60,000 यूज कर लें, चाहे 1.5 यूज कर लें। मैंने आपको लेबर एफिशिएंसी रेशो, स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट, एक्चुअल आवर पर यूनिट, और अगर टोटल स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय टोटल एक्चुअल आवर ले लें तो भी वही आएगी। तो आप यहां पर बेशक 1.5 ले लें, बेशक 1.5 ले लें। अच्छा, ये क्लास ना जीटी में, चूंकि मैंने आज क्लास नहीं ली है तो उनको ये मैंने यूट्यूब पे दिलवानी है, ऑब्वियसली आपको भी मिल जाएगी। किसी ने जाना है तो बेशक चला जाए, वो ये आखिर 10 मिनट देख लेना, क्योंकि मुझे बिल्कुल अंदाजा आपकी और क्लास होती है, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आइंदा भी। जिसने जाना है वो चला जाए, आखिर 10 मिनट की लेक्चर देख लेना, 10 नहीं 20-25 मिनट जितने भी आखिर के हुए। स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स इज इक्वल टू लेबर एफिशिएंसी रेशियो। आपको 65%, 78%, ये क्या दिया हुआ है, क्या चीज है सवाल में, क्या है ये 65 और 78? एफिशिएंसी है ना, लेबर एफिशिएंसी 65%, लेबर एफिशिएंसी 78%, मतलब लेबर एफिशिएंसी रेशियो दी हुई है। इसका फार्मूला बताया था मैंने, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। टोटल भी ले सकते हैं,
पर यूनिट भी ले सकते हैं, टोटल ले लें। इससे क्या निकलेगा, ये स्टैंडर्ड आवर्स निकल आएंगे, यहां से हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स निकल आएंगे पूरे पूरे 39,000। दूसरी चीज हमें बताई है रिवाइज्ड रेशियो। दो रेशियोज बताई हैं आपको, एक एग्जिस्टिंग है, एक रिवाइज्ड है। रिवाइज्ड रेशियो चूंकि एफिशिएंसी है, निकली तो वो भी ऐसे ही होनी है, डिवाइडेड बाय रिवाइज्ड एक्चुअल। इसमें अब देखिए क्या क्या पता है, ये पता है और ये पता है, रिवाइज्ड एक्चुअल नहीं पता। तो यहां से रिवाइज्ड एक्चुअल निकल आएंगे 50,000। 50,000। हाँ जी, अच्छा वैसे अगर एक दो लोग भी हुए ना तो हाँ मैं ऐसे करूंगा आइंदा भी। ये जो मैं भी ये डिस्कशन कर रहा था, जो बहुत हवाई बातें, ये ऐसे वो ऐसे वो ऐसे ऐसे ऐसे, ये किसी को भी समझ, कोई भी सिग्नल कैच कर रहा था इसके? सच्ची सच्ची कौन कौन कितने लोग? सच्ची सच्ची, शोखे नहीं होना, ठीक? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा मैं ना, चूंकि देखें मैंने दोनों लोगों को सामने रखना है, मैंने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट को भी, वो भी मेरा ही बच्चा है, जो जिसने बिल्कुल मर मर के पास होना है वो भी मेरा ही बच्चा है। मैंने सब लोगों को सामने रखना है, तो मैं ऊंची ऊंची बातें भी करूंगा, लेकिन कम से कम क्या करना है, मैं अक्सर ये चीज बताया करूंगा कि ये सिर्फ नॉलेज के लिए कह रहा हूं, ये बात सिर्फ नॉलेज के लिए समझा रहा हूं, ये किया करूंगा पूरी कॉस्ट के अंदर। तो मैंने सबको साथ लेके चलना है, जो जितना जितना संभलता जाए, जितना जितना हजम करता जाए, चलता जाए साथ साथ। सब अवाम के लिए मैंने इसका ऑफिशियल सोल्यूशन ये किया है कि मिसिंग फिगर है ना, ये आइंदा भी काम आएगी बात, कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा आगे कहां डायरेक्शन जानी है, जो सामान अवेलेबल है उससे मिलता जुलता वो टेबल पे फैला ले, वहां से हिंट मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो अब रिवाइज आर आ गया 50, ये बात शुरू क्या हुई थी, हम चाहिए क्यों थे, हमें FOH, अब नए वाले आर्स चाहिए थे, ये उसके लिए काम हो रहा था। 375 663 0 000। आपका होमवर्क आपका यही सवाल दोबारा है, ये तो मैंने किया, यही सवाल दोबारा है आपका होमवर्क। ये मेरे इख्तितामी कलमात नहीं थे, वैसे ही होमवर्क दिया है, अभी ऑप्शन 2 भी है। कल नया चैप्टर शुरू कराऊंगा इंशाल्लाह। सर हमने ये ऑप्शन बता दी कि हम 60,000 को 30% लेस करके अच्छा ये जो लोग भी ये बात पिक कर पाए कि ये 60-65 नहीं है, ये 100% है, तो उनको लगना चाहिए कि अच्छा फिर अगर ये 100% है तो फिर ऐसे क्यों नहीं किया कि इसका 13% इसमें से माइनस कर लेते। अगर ऐसे करते हैं ना, जिसको भी ये सिग्नल मिल रहे हो, तो इसका मतलब ये होता कि एक्चुअल तो अब भी उतने ही रहने हैं, स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है। नहीं समझ आई? आप अगर 60,000 में से 60,000 का 13% माइनस कर रहे होते तो आप ये कह रहे होते कि इन्हीं 60,000 के रहते हुए स्टैंडर्ड पहले 65% होते थे, अब इन्हीं का वो स्टैंडर्ड 78% हुआ करेंगे। तो सिर्फ स्टैंडर्ड आर्ट्स चेंज कर रहे होते हैं कि इन्हीं का पहले 65% होते थे, इन्हीं का अब 78% हुआ करेगा, यानी इन्हीं का 13%। तो इसलिए इनका 13 नहीं है, स्टैंडर्ड वही है, एक्चुअल चेंज हो रहा है। ऑप्शन 1 और एग्जिस्टिंग डन। ऑप्शन 2 इतना मुश्किल नहीं है, ऑप्शन 2 जल्दी हो जाएगा, इसको नोट कर लें तो मैं ऑप्शन 2 करता हूं। एग्जिस्टिंग तो कर ही लिया होगा नोट। ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 की जो वर्डिंग लिखी हुई है ना, ये वर्डिंग समझाने से पहले मैं आपको एक मिसाल समझाता हूं। अच्छा मैं भी लेबर ही हूं, इसलिए मैं टीचर की मिसाल दे रहा हूं। अगर कॉलेज ने एक कोर्स पढ़ाने के लिए एक टीचर के साथ जो रेम्यूनरेशन एग्री की, हो सकता है टीचर को पर मंथ सैलरी मिलती हो, और अगर कोर्स के साथ लिंक किया जाए
तो दो तरह की अरेंजमेंट हो सकती है। एक अरेंजमेंट ये हो सकती है कि पर आवर एक प्राइस तय हो जो 50-60 रुपए तय हो जाए, और मल्टीप्लाई बाय जितने आवर्स लगेंगे। एक ये प्राइस तय हो सकती है कि रेट तो 100 पर आवर है, लेकिन आपने कोर्स 100 आवर्स में पूरा करना है, आपको 100 आवर्स की पेमेंट एग्री हो रही है। अब जो भी पर आवर रेट तय हुआ इनटू 100 आवर्स, अगर 80 आवर्स में कोर्स खत्म हो गया तो भी पैसे 100, क्योंकि अरेंजमेंट ही ये हुआ है कि 100 आवर्स का कोर्स है, इसकी प्राइस तय हो गई। अब अगर 130 आवर्स लग जाए तो भी 100 आवर्स, क्योंकि अमाउंट तय हो गई एक स्टैंडर्ड टोटल आवर्स के लिए। एक और मिसाल देता हूं, शायद कभी ऐसा कोई घर में काम हुआ हो तो आपके नॉलेज में हो, पेंट का काम करवाना या छोटे मोटे कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाना, तो जब ये मजदूर, ठेकेदार, कारीगर, मिस्त्री लाए जाते हैं ना, तो इनके साथ दो तरह की अरेंजमेंट तय होती हैं। एक इनके साथ दिहाड़ी तय होती है कि जितने बंदे हैं पर बंदा पर डे 2000 रुपए, 1000 रुपए, ये दिहाड़ी कहलाती है। एक होता है ठेका। ठेका ये होता है कि वो जो मिस्त्री आया होता है साथ या ठेकेदार आया होता है, वो कहता है जी ये स्टोर बनाना है ना, ये 10 दिन का काम है, आप इनके हमें टोटल 60,000 रुपए दे दें। अब वो हमारा मसला है कि हम इस काम को 10 दिन में करें या 4 दिन में पूरा कर दें। अब ये कहलाता है कि ठेका। पैसे जो कैलकुलेट हुए वो 10 दिन के हिसाब से हो गए कैलकुलेट। अब 10 दिन का काम था, 6,000 रुपए पर डे, 10 दिन का 60,000 तय हो गया, इसको कहते हैं ठेका। तो अगर वो मिस्त्री, ठेकेदार ये काम 4 दिन में कर दे तो उसको अब 4 दिन इंटू 6,000 नहीं होगा, पैसे उसको 60,000 ही मिल रहे हैं। और अगर वो 25 दिन लगा दे, पैसे फिर भी 60,000 मिल रहे हैं, 6,000 इंटू 10, ये ठेका होता है। अब इस ऑप्शन 2 को समझते हैं। ऑप्शन 2 ये है कि एक ग्रुप बोनस प्लान बनाया गया जिसमें वेज रेट रखा गया 48 पर आवर। अच्छा, ये जो मेरे पीडीएफ की फाइल है ना, मैंने इसमें इंप्रूवमेंट इंक्रीज की हुई है। असल एग्जाम में ये पूरा सेंटेंस इस तरह से नहीं था मीनिंगफुल, मैंने इसको चेंज किया हुआ है अपनी बुक में, अपने पीडीएफ में लिखते हुए। इसलिए मैं आपको पहले अपने से बता रहा हूं, फिर उसके बाद मैं वो समझा चुका हूंगा, तो फिर जो आपके पास फाइल है बेशक आप वहां से देख लेना। मैं पहले अपनी वाली अंग्रेजी पढ़ के बता रहा हूं। ग्रुप बोनस प्लान विद अ वेज रेट ऑफ 48 आवर्स फॉर टोटल आउटपुट। फॉर टोटल आउटपुट, ये मैं अपनी वाली फाइल से पढ़ रहा हूं अंग्रेजी। 48 पर आवर मिलेंगे फॉर अ टोटल आउटपुट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड 1.5 आवर्स पर यूनिट। मैंने क्या कहा? नहीं 4 ही था वो, आप तक पहुंचते पहुंचते 5 हो गया होगा। वो 1.5 1.4 देखा, 5 सुना ना आपने, मैं 4 कह रहा था, बस यही था कि आपको सुनने में गलती हो रही थी। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड 1.5 5 लग रहा है ना, 1.4 आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, नो अदर पेमेंट विल बी मेड। इसका मतलब है कि हमने वर्कर्स के साथ एक ठेका कर लिया है कि आपको टोटल आउटपुट यानी 40,000 यूनिट्स के लिए पैसे मिलेंगे इस हिसाब से कि 1.4 लगना चाहिए, बस इतने पैसे मिलेंगे। टोटल आउटपुट के लिए इस हिसाब से 48 पर आवर मिलेंगे, 48 ही ना, बस, नो अदर पेमेंट विल बी मेड। टोटल आउटपुट के लिए इस स्टैंडर्ड को सामने रखते हुए 48 पर आवर इतने पैसे मिलेंगे, नो अदर पेमेंट विल बी मेड। इसका मतलब है ये। अब ये अंग्रेजी पढ़ के देखें, मतलब इसका यही है वैसे। तो ऑप्शन 2 के अंदर लेबर कॉस्ट बन जाएगी 48 इंटू 40,000 इंटू 1.4, 2688 क्या जी? वो ऑप्शन 1 थी एफिशिएंसी वाली, ऑप्शन 2 में है ही नहीं एफिशिएंसी। बताता हूं। पैसे उनको इतने मिलेंगे, पैसे मजदूरों के साथ डील कर ली कि 10 दिन का काम है, हम तुम्हें 10 दिन के पैसे देंगे। अगर वो लगा देते हैं 25 दिन, पैसे 10 दिन के हैं। या मैं अगर चले जो पहली मिसाल दी थी कि अगर टीचर के साथ अरेंजमेंट 100 आवर्स का है, तो कोर्स अगर 100 आवर्स से ज्यादा का भी चला गया, टीचर की रिम्यूनरेशन 100 आवर्स के हिसाब से, तो टीचर की पेमेंट इस हिसाब से, लेकिन बिजली का बिल किस हिसाब से होगा? जितना कोर्स एक्चुअली आवर्स लगेंगे। तो अगर कोर्स 120 आवर्स पे भी चला गया तो बिजली का बिल 120 के हिसाब से होगा, लेकिन टीचर की रिम्यूनरेशन 100 के हिसाब से होगी। तो लेबर कॉस्ट तो ऐसे ही होगी, लेकिन एफओएच के लिए कौन से आवर्स यूज होंगे? जो एक्चुअली लगेंगे। अच्छा, एक्चुअली कितने लगेंगे? इसमें लिखा हुआ है कि एक्चुअली उतने लगेंगे
कि जितना ओवर टाइम पहले लगा करता था, कितना लगा करता था पहले, मतलब एग्जिस्टिंग, उससे 60% कम हो जाएगा। यानी 10,000 लगता था तो 40% 4,000 रह जाएगा। यानी वो जो लोग पहले 60,000 घंटे काम किया करते थे, अब वो 54,000 आवर्स काम किया करेंगे। तो 56 आता है। इसका मतलब है कि उनको पेमेंट 56,000 आवर्स की हो रही है, लेकिन वो काम 54,000 आवर्स में कर लिया करेंगे। तो लेबर की पेमेंट 56,000 आवर्स, लेकिन असल में काम हो गई 54,000 में, तो एफओएच 54 के साथ। ले जी, ये था सवाल। और इत्तेफाक से मुझे सुबह काम था तो मैं वो गार्डन टाउन में नहीं जा सका, तो इत्तेफाक से आपको ये सवाल यूट्यूब पे मिल जाएगा, 4 दफा सुने बेशक जाके। 40500000, कितना 6738। कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन क्या हुआ? एग्जिस्टिंग ऑप्शन 1 की ऑप्शन 2? ऑप्शन 1। तो कंक्लूजन ये है कि ऑप्शन 1 शुड बी एक्सरसाइज, शुड बी फॉलोड, should be proceeded with. ले जी, और इतना टाइम। ऑप्शन 1 is most economical, ऑप्शन 1 is best, ऑप्शन 1 is the best। अल्हम्दुलिल्लाह, what an option it is। जो मर्जी लिख लें। 10,000 एग्जिस्टिंग से आया था। पहले एग्जिस्टिंग 10,000 ओवर टाइम लगा करता था, जितना लगा करता था अब उससे 60% कम लगा करेगा। किस खुशी में? कहां रहूं? अभी ऐसा कुछ नहीं है। देखें, अगर हो गया तो ठीक है, छुट्टी है, अगर नहीं छुट्टी तो नहीं छुट्टी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।